जय हिंद विद्यार्थियों, एजे मैथ क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के फार्मूले को प्रूव किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस को इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट फोसी या कंजुगेट फोकल बोलते हैं। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में जानते हैं। हम लोग दो दर्पण पढ़ चुके हैं। एक आपका उत्तल दर्पण है, एक उत्तल है, एक अवतल है। इसको हम लोग कनकेव बोलते हैं, इनको कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वस्तु को किसी एक बिंदु पर रख देते हैं, चाहे अनंत पर रख दीजिए चाहे कहीं पर रख दीजिए। हम वस्तु को रख देते हैं तो हमारा वस्तु जब इस दर्पण पर परिवर्तित होगा तो फोकस पे आता है। ठीक है। फिर क्या होता है, यही चीज़ अगर हम उत्तल दर्पण में करें तो अनंत से कोई वस्तु आ रही है और अब परावर्तन होके चली जाती है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। ठीक है। अब हम जो बिंदु है प्रतिबिंब वाला, वहाँ पे किसी वस्तु को रखें और वहाँ से क्या करें, प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करें तो हमारा परावर्तन तो अवतल दर्पण में हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे दर्पण के पीछे बनना है तो यहाँ से नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब या वस्तु दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे वस्तु को हमने रखा, परावर्तन हुआ, प्रतिबिंब बनाया, फिर प्रतिबिंब के स्थान से अगर हम परावर्तन कराएं तो हमारा परावर्तन अवतल दर्पण में केवल होगा और उत्तल दर्पण में नहीं होगा। उसी को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। आइए देखते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है। यदि उदाहरण देखिए, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी होता है। अतः प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा। यही तो आपको बताया गया कि उत्तल दर्पण में हम वस्तु को रख दिए। ठीक, कोई वस्तु हमने रखा अनंत से, वो परावर्तन हो कि चला गया, और प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनता है तो आपका आभासी होता है। अब इसी स्थान से हम क्या करा दें, परावर्तन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा ये दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल नहीं, कलई किया गया है, पेंट किया गया है, तो यहाँ से परावर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे जानते हो अवतल दर्पण में क्या होता है, ऊपर की भाग कलई की होती है तो अंदर की भाग क्या होती है, परावर्तक तल होती है। अब यहाँ से कोई भी वस्तु डालिए, प्रतिबिंब से दर्पण से टकरा के प्रतिबिंब बना लेगी। अब यही अगर हम फिर इसको कराना चाहे दर्पण से तो करा सकते हैं, यहाँ से परावर्तन हो सकता है। फिर अतः प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा, अर्थात संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में ही सही है या संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं है। ठीक है। संयुग्मी फोकस समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन वही है जैसे हमारा ये दर्पण हो गया, दर्पण में हमारे पास एक पोल होता है और एक मुख्य अक्ष होता है, उस मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र होता है और एक क्या होता है, फोकस होता है। हम वस्तु को अगर फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब हम क्या कर दें, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरती, जहाँ से आती है उसी डायरेक्शन फिर वापस चली जाती है। ठीक है। अब ये क्या है, वस्तु की लंबाई, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है। अब यही क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन, बस ख़त्म हो गया।
यही है रेखीय आवर्धन। ठीक है, यही क्या है, रेखीय आवर्धन बराबर क्या, वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। देखते हैं क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ये फिगर बना है, फिगर देख लीजिएगा। अब जो यहाँ पे बताया गया है आई डैश माइनस एच, आई डैश माइनस एच, ओ डैश प्लस एच, ये आपको जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था वस्तु की लंबाई जो होती है पॉजिटिव और प्रतिबिंब की जो लंबाई होता है वो निगेटिव होता है। फिर पी आई मतलब क्या है, पी आई मतलब ये वस्तु के पी आई ध्रुव से हम प्रतिबिंब की लंबाई मापते हैं तो माइनस वी आता है। ओ पी क्या है, ओ पी क्या है, वस्तु की लंबाई है, ध्रुव से मापते हैं वस्तु की लंबाई तो माइनस में यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रेखीय आवर्धन जब निकालेंगे तो रेखीय आवर्धन जब निकालेंगे तो बस प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई माइनस एच अपान में एच, तो माइनस एच जो है, ठीक है, माइनस एच यहाँ पे है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी हो गया माइनस एच डैश अपान में, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है, बराबर माइनस एच हो गया। और माइनस एच की वैल्यू क्या है, माइनस एच की वैल्यू क्या है, माइनस में यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई है ना, माइनस एच प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, माइनस वी हो गया, अपान में फिर क्या है एच, वस्तु की लंबाई क्या है प्लस है, वस्तु की लंबाई क्या है माइनस में वी यू है, तो ये माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या, रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू एच डैश अपान बी एच माइनस वी अपान में यू। ठीक है, अब आते हैं नोट पॉइंट में। रेखीय आवर्धन जो होता है ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक, जबकि धनात्मक आवर्धन आभासी प्रतिबिंब बताता है। ये आपको जब पढ़ाया जा रहा तभी बता दिया गया था चिन्ह परिपाटी में कि रेखीय आवर्धन यदि ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब है कि वो बाईं तरफ बना रहा है प्रतिबिंब, यदि दाईं तरफ बनाता तो पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव जब होता है तो आभासी होता है, जब नेगेटिव होता है तो वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, अब इसके कुछ नियम हैं जो हम लोग जान लेंगे आगे रेखीय आवर्धन के। अब देखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। डॉक्टर द्वारा प्रकाश किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि की जांच करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आँख, दांत, नाक, गला इत्यादि के जांच में किया जाता है। अवतल दर्पणों का प्रयोग टेबल लैंप में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो आँख, दांत, नाक, डॉक्टर क्यों प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी को पता है कि अगर हमारी लाइट पड़ती है दर्पण पर तो प्रतिबिंब जो बनता है वो एक स्थान पे सभी को इकट्ठा कर देता है, प्रकाश को क्या करता है एक स्थान पे इकट्ठा करता है ताकि वहाँ चीज़ें हमें दिखाई दे अच्छे तरीके से। और टेबल लैंप में अगर देखे होंगे, टेबल लैंप में जो आपकी लाइट होती है वह एक स्थान पर ही आगे क्या होती है, टेबल लैंप में जो लाइट होती है वह एक स्थान पर ही क्या करती है, सभी लाइट को एक स्थान पर दिखाती है। ठीक है, इसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं,
उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाज़ारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। जैसे आपके गांव में या शहर में खंभे लगे होते हैं, उस खंभे पे लाइट लगी होती है, उस खंभे पे जो लाइट लगी होती है वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपकी जो सड़क पे है वो पूरी तरह से रोज़ प्रकाश क्या करे, फैला दे। ठीक है, यही है। इसमें जो आपके सड़क के किनारे, गांव के सड़क के किनारे जो लगे होते हैं, शहर के किनारे जो खंभे लगे होते हैं, उस पे जो लाइट लगी होती है वहाँ पे उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर लगा होता है। ठीक है, ताकि लाइट को क्या कर दे, डाइवर्ट कर दे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी नहीं, अपसारी होता है। ठीक है, डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे है उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होते हैं, छोटे और सीधे होते हैं। आप देखे होंगे जो मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन होता है, दो पहिया वाहन होता है, उनके बगल में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। जो मिरर लगा होता है वह पीछे यानी कि ये बड़े क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल में डिवाइड कर देता है, ताकि हम भी पीछे वाले व्यक्ति को देख सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइड मिरर होता है वहाँ पे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जो सड़क के किनारे खंभे लगे होते हैं उसमें कौन सा दर्पण, लैंप में उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला हेडिंग है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो या रिफ्रैक्शन अब यहाँ पे देखिए आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। जो परावर्तन था वह लौट के आता था। ये तो होता था, इस समतल दर्पण होता था, उस पर हम कोई लाइट डाल दे तो वो लौट के चला जाता था। तो परावर्तन जो लौट के चला गया वो परावर्तन, बस सिंपल सी बात, जो लौट के चला गया वो परावर्तन। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ें, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, कोई लाइट होगी वो पार चली जाएगी, आर पार। जो आर पार चली गई वो क्या है, अपवर्तन है। जो लौट के चली गई वो क्या है, परावर्तन। अब हम जानते हैं कि आपके पास दो लोग हैं, घर में दो लोग, या मान लीजिए आप दो मित्र हैं, दो मित्र हैं। एक मित्र क्या करे, एक प्लेट ले ले, उस प्लेट में एक सिक्का रख दे और सिक्के को देखते देखते आप थोड़ी दूर चले जाइए, जब तक आपको सिक्का ना दिखाई दे। जब सिक्का ना दिखाई दे जहाँ पे, वहीं पे आपको क्या हो जाना, खड़े हो जाना है। अब अगले व्यक्ति को क्या कर देंगे, जो आपका दूसरा व्यक्ति है उससे कहेंगे कि आप थोड़ा सा उस प्लेट में पानी डाल दीजिए। जब आप पानी डाल देंगे तो अगला व्यक्ति जो दूर खड़ा था उसको सिक्का नहीं दिखाई दे रहा था, अब सिक्का क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। क्यों, क्योंकि वह सिक्का क्या हुआ, उभर उठा, यानी कि वो आभासी हो गया, उभरा हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, ऐसे ही जब आपका सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है, दोनों कंडीशन में हमें सूर्य पहले दिखाई देता है। सूर्य उदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वह सूर्य जो होता है डूबा हुआ रहता है, परंतु हमें दिखाई देता। हम केवल क्या करते हैं, आभास कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आभास कर रहे हैं कि सूर्य अभी निकला हुआ है, निकल चुका है, लेकिन सूर्य क्या है, सूर्य उदय के समय सूर्य निकला नहीं है, निकला नहीं है।
वह हमें उभरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही शाम को सूर्य क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन हमें सूर्य दिखाई देता है। आपको रेड रेड दिखाई देता ना, सूर्य डूब जाता है तब भी हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बाल्टी में पानी भर देते हैं। उस बाल्टी में पानी भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक छड़ डाल देते हैं। छड़ डालने के बाद हमें वह क्या होती है, छड़ तिरछी दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। ऐसे ही तालाब है, तालाब में क्या पानी रहता है, तालाब में पानी रहता है और मछली क्या होती है, गहराई में रहती है, लेकिन मछली आपको क्या ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये फिगर बना, ठीक, फिगर बना है। ये मान लेते हैं कोई कांच का दर्पण है, ठीक। अब जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। सभी को पता है, हमने परावर्तन में पढ़ चुका है, जो किरण आती है उसे आपतित। अब जहाँ भी टकरा रही है उसको आपतन बिंदु तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक अभिलंब है जिसे हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, वायु और कांच लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वायु और कांच। इसको हम लोग जब वायु ऊपर लिखा हो तो ये विरल होता है, और जब कांच लिखा हो उसे हम सघन बोलते हैं, और जब कांच ऊपर हो तो हम इसको सघन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु को विरल। आप कुछ भी लगते हैं, जल वायु ले लीजिए, वायु जल ले लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है ये फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम, ये सेकंड माध्यम से फर्स्ट माध्यम। जब हम विरल से सघन में जाते हैं, जब हम विरल से सघन में जाते हैं तो जो अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब से टकराकर वो क्या होती है, आप अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? उसकी ओर झुक जाती है। और यही कंडीशन जब सघन से विरल के माध्यम में जाती है तो जो आपतित किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाने के बाद वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती। इसको ऐसे सीधे जाना था, इसको ऐसे सीधे जाना था, विरल से सघन माध्यम में अभिलंब के पास चली जाती है, सघन में विरल के माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर चली जाती है। यही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, वह अपने मार्ग से विचलित होने पर, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रानुसार आप देखिएगा, पहले माध्यम में चलने वाली किरण OA, पहले माध्यम में चलने वाली किरण OA क्या है? OA, ये OA है आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण AB, ये AB है। ठीक है, को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आपतित किरण सीमा पृष्ठ के A बिंदु पर मिलती है तथा उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपको बताया गया, आपतन बिंदु सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा N1 N2 को अभिलंब कहते हैं। ठीक, इतना तो पता ही हो गया। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण ये भी पता है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम सघन कहते हैं, तथा अपवर्तित किरण की ओर झुका है
परंतु यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाता है तो दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये आपका क्या है, एक गिलास है जो दर्पण का कार्य करता है। हमने बताया कि परावर्तन क्या होता है, जो लौट के चला जाए वो परावर्तन, और जो आर पार चला जाए उसे अपवर्तन। अब यहाँ पे एक अभिलंब लगा देते हैं। अब किरण जो आ रही है वो क्या है, किरण जो आ रही है वो क्या है, आपतित किरण। अब जिस बिंदु पे टकरा रही है आपतन बिंदु। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि वहाँ ये अभिलंब है पता, यदि वह सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है तो कहने का मतलब ये है पहला माध्यम जो है वो विरल होगा। क्या होगा, विरल होगा। और ये क्या होगा, सघन। जब विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसे जो झुक रही है उसे हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आप अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि हम अभिलंब लिख दें और एक आपतित किरण आ रही है माध्यम मापतन बिंदु से, माध्यम क्या होगा, सघन से विरल इसको बना देते हैं, सघन से विरल बना देते हैं। जब सघन से विरल में जाते हैं तो आपका सीधा ना जाके ये अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब से दूर हटने के कौन कौन से माध्यम चाहिए, सघन से विरल। अभिलंब के पास की ओर झुक रहा है, विरल से सघन, विरल से सघन। यानी कि जो अगर हम प्रेजेंट में देखें, एक बाल्टी में पानी ले लेते हैं, एक बाल्टी में पानी, जो पानी है वो सघन है, जो पानी है वह सघन है और वायु ऊपर है। अब इसके ये वायु जो ऊपर वो विरल हो गया और जो पानी हो गया वो सघन हो गया। ये एक माध्यम है, इसी से हमें क्या ट्रांसपेरेंट कराना, यानी कि आर पार चल। अब इसी से हम एक छड़ को डाल देते हैं। जब छड़ को डालते हैं तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा झुक जाएगा, किससे, अभिलंब की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। जो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वह विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी क्या हैं, दो हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R है तो साइन I अपान में साइन R बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। ये दोनों क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित क्या बोलते हैं, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो साइन I अपान में साइन R बराबर क्या हो जाएगा, नीटा। नीटा जो क्या है, नियतांक है। अब अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध।
ठीक है। अपूर्णांक था प्रकाश की चाल में संबंध, किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक उन माध्यमों प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु की सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, वायु को क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, तो उसको ए लिखा गया। नीटा सापेक्ष, नीटा क्या है, सापेक्ष है, ठीक है। नीटा क्या है, सापेक्ष है। जी क्या है, ग्लास, यानी कि ए के सापेक्ष जी। तो वायु में प्रकाश की चाल सी, कांच में प्रकाश की चाल वी जी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल में जल का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष यानी कि ए के सापेक्ष डब्लू, सी अपान में वी डब्लू, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को भाग कराने पर, जब भाग कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वायु के सापेक्ष ग्लास और वायु के सापेक्ष वाटर को भाग कराया गया, तो सी अपान में वी जी, सी अपान में वी डब्लू। तो वायु के सापेक्ष ग्लास, वायु के सापेक्ष वाटर, जब इसको भाग कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये सी अपान में जी भी हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपान में सी कट गया, तो ये आपका मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वायु के सापेक्ष ग्लास अपान में वायु के सापेक्ष वाटर, तो जी अपान में डब्ल्यू मिला। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सेशन को आगे भी शेयर करिएगा ताकि आगे सभी को, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।